नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जांगीड़, आपका साथी, आप सभी के सामने आज फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई पोएम लेकर के, जिसका टाइटल है द नोबल नेचर। ये पोएम जो है बेन जॉनसन ने लिखी है, जो कि 16वीं और 17वीं सदी के पोइट रहे हैं। ये जो पोएम है अभी फिलहाल राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात आरबीएसई, इनके आरबीएसई में क्लास 12 के चैप्टर 12 के रूप में इंक्लूड है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई बोर्ड में भी इस पोएम को इंक्लूड किया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी इसे स्थान दिया गया है और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में इस पोएम को स्थान मिला हुआ है। तो आज का जो सेशन है वो द नोबल नेचर पोएम इससे संबंधित है। दोस्तों, यहां पर आपको इस सेशन में हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। बोथ द मीडियम्स जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को ही यहां पर काफी फायदा होने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम इसमें। पोएम है आज की द नोबल नेचर। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेन जॉनसन की अर्थात पोएट की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट द पोएट की। बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1573 में होता है, मृत्यु जो है 1637 में इनकी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु कब हुई है? 1637 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। Was a versatile and dominating literary personality। versatile, देखिए versatile का मतलब होता है बहिर्मुखी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हों। तो देखते हैं इनमें क्या क्या प्रतिभाएं थी। एंड डोमिनेटिंग, काफी प्रमुख लिटरेरी साहित्यिक पर्सनालिटी व्यक्तित्व थे। नॉन एज ए प्ले राइट, प्ले राइट शब्द जो है आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। इस प्ले राइट शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ड्रामेटिस्ट, अर्थात नाटककार। अ पर्सन हु राइट्स प्लेज, वो व्यक्ति जो कि नाटक लिखता है, हम उसको क्या कह सकते हैं? प्ले राइट, अर्थात ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं। स्पेलिंग जो है उस पर जरूर गौर फरमाइएगा। प्ले के बाद में राइट की स्पेलिंग देखिएगा, WRIGHT। जी हाँ, प्ले राइट, ये स्पेलिंग जरूर नोट कीजिएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार रीट का एग्जाम दिया है, उनको जरूर से ध्यान होगा कि प्ले राइट वहां पर ये प्रश्न जो है पूछा गया था, प्ले राइट का अर्थ पूछा गया था, तो उनको जरूर पता होगा। खैर, फिलहाल अभी अपन क्लास 12 की बात कर रहे हैं, 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो फिर से देखिएगा, बेन जॉनसन मृत्यु इनकी 1637 में हुई थी, जन्म इनका 1573 में हुआ था। बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी थे, बहुत ही बहिर्मुखी थे, अर्थात बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे और अपने जमाने के बहुत ही प्रमुख साहित्यिक जगत की एक हस्ती थे, जिनको एक नाटककार के रूप में जाना जाता था, पोइट अर्थात कवि के रूप में जाना जाता था। दो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट आ चुके हैं। एक्टर, ध्यान दीजिएगा, ये एक्टर भी थे एंड क्रिटिक और समालोचक भी थे। क्रिटिक का अर्थ है समालोचक। ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में ये नाटककार भी थे, कवि भी थे, एक एक्टर भी थे और समालोचक क्रिटिक भी थे। 17वीं सदी में इतनी सारी प्रतिभाओं के ये धनी थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महान शख्सियत थे। शेक्सपियर के बाद में नाटकों की यदि किसी व्यक्ति का यदि नाम लिया जाता है तो फिर वो नाम होता है बेन जॉनसन। He is identified for his brilliant, शानदार, क्लासिकल, शास्त्रीय, कालजयी एंड रियलिस्टिक यानी यथार्थ वाली कॉमेडी अर्थात सुखांतिकाएं। और इनकी जो कॉमेडी जो होती थी काफी रियलिस्टिक हुआ करती थी। ध्यान दे दोस्तों, कॉमेडी क्या होती है? आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ये शब्द आपने जरूर से सुन रखे होंगे। ठीक है, तो इनकी अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल उतना ही जितना कि आपको यहाँ आवश्यकता पड़े, क्योंकि कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड व्हाट इज ट्रेजेडी एंड व्हाट इज कॉमेडी। सो सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि कॉमेडी क्या होता है। यदि मैं एक लाइन में यदि इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं, ए स्टोरी दैट एंड्स इन हैप्पीनेस is called
कॉमेडी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत जो है सुखद होता है, उसको अपन क्या कहते हैं लिटरेचर में, साहित्य में क्या कहते हैं, कॉमेडी अर्थात सुखांतिका कहते हैं। तो इनकी जो कॉमेडीज होती थी काफी रियलिस्टिक होती थी। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वोल्फोन, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध चर्चित कॉमेडीज हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, हालांकि इनसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाना है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि बेन जॉनसन क्या शख्सियत थे। ठीक है, बेन जॉनसन बहुत ही महान व्यक्ति थे। 16वीं सदी में जन्म हुआ था। 17वीं सदी जो थी उनकी कार्यस्थली रही थी। 17वीं सदी में इन्होंने काम किया था और काफ़ी अच्छा काम किया था। पोइट भी थे, एक्टर भी थे, क्रिटिक भी थे, प्लेराइट भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे। तो बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी के धनी थे। आगे बढ़ते हैं, आज की इस पोएम में हम क्या जानने वाले हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अबाउट द पोएम देखिएगा, पोएम की बात करते हैं। द नोबल नेचर, द नोबल नेचर। पहले इस शब्द की यदि मैं बात कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में काफी आपको आसानी रहेगी। देखिएगा, मैं आपको यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, उस शब्द पर गौर कीजिएगा। ठीक है, आपने हिंदी में इस शब्द को जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अभी आप छात्र जीवन में हैं तो एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, श्लेष अलंकार अर्थात पन, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी पे मत जाइए, चलिए आप सिर्फ पन की बात कर लीजिए। पन क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका अर्थ क्या होता है, पहले वो अर्थ सुनिएगा, फिर यहां इस पोएम में ये अर्थ कैसे लागू होता है हम उस चीज की चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पन का अर्थ क्या होता है? शब्दों का एक खेल होता है। क्या होता है? शब्दों का एक खेल होता है। दो प्रकार से खेल खेला जा सकता है। ये खेल आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जब कोई शब्द उसका दो अर्थ निकलता हो, जब कोई शब्द जिसके क्या निकलते हो, दो अर्थ निकलते हो, हम कौन सा अर्थ लें यहां पर में कंफ्यूजन हो जाता है, तब हम कह सकते हैं यहां पर पन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? पन अर्थात श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरे प्रकार से पन का प्रयोग कैसे हो सकता है वो सुन लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा देखिए क्या होता है कि दो स्पेलिंग्स होती हैं, दो शब्द होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स होती हैं। स्पेलिंग भले डिफरेंट हो, स्पेलिंग क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन उसका उच्चारण जो है, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जो है सेम होता है और उस उच्चारण की वजह से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहां पर क्या कहा गया है। जी हां, ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं यहां पे, फिर अपन पोएम पे आएंगे वापस। देखिएगा, पहला पन में क्या होता है? एक शब्द के दो अर्थ जो हमें कंफ्यूज कर देते हो। तो आपकी जो पोएम है उसका जो टाइटल है वो देखिए क्या है? द नोबल नेचर। अब ये जो नेचर शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो स्वभाव और दूसरा आप जानते ही हैं प्रकृति। पहला अर्थ क्या है? स्वभाव। तो दूसरा अर्थ दोस्तों क्या है? प्रकृति। जी हां, दूसरा अर्थ क्या है? प्रकृति। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेचर शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? दो अर्थ निकल रहे हैं। कौन सा अर्थ लेंगे, ठीक है, पता नहीं, कंफ्यूज हो गए। यदि आप कंफ्यूज हो गए तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? पन का प्रयोग हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस पोएम के टाइटल में, शीर्षक में पन का प्रयोग हुआ है। और वो कहां पर हुआ है? नेचर शब्द के साथ हुआ है। द नोबल नेचर, इसका अर्थ जो उत्तम स्वभाव भी हो सकता है, और द नोबल नेचर इसका अर्थ जो होता है एक अच्छी या उत्तम प्रकृति भी हो सकता है। दोनों ही अर्थ यहां पर निकलते हैं। ठीक है, पन ये इसकी पहली कंडीशन थी।
दूसरी कंडीशन क्या होती है? दो अलग अलग शब्दों का सेम उच्चारण होने पर, शब्द अलग है लेकिन उनके उच्चारण क्या है? जी हां, उच्चारण क्या है? अलग है। ठीक है, तो आप कौन सा अर्थ लेंगे, कौन सा अर्थ लेंगे, ये आपको कंफ्यूज कर देता है और वहां पर पन का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा यहां पे, जैसे एन एम्बेसडर is a person who lies abroad for his country। पहले मैं इसका हिंदी अर्थ बोलता हूं, कौन सा आप अर्थ लेंगे ये आप पे निर्भर करता है। एन एम्बेसडर, एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत, अर्थात वो व्यक्ति जो अपने देश की खातिर विदेश में रहता है, देश की तरफ से उसे दूसरे देश में, विदेश में नियुक्ति मिलती है, वहां पर वो रहता है। एन एम्बेसडर इज ए पर्सन, राजदूत वह व्यक्ति होता है, हु लाइज। अब लाइज का अर्थ क्या है? पड़े रहना भी है, और दूसरा इसका अर्थ झूठ बोलना भी है, और दोनों ही अर्थ यहां निकल रहे हैं, क्योंकि राजदूत क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जो अपने देश की खातिर दूसरे देश में पड़ा रहता है, पहला अर्थ सही है। दूसरा, राजदूत वो व्यक्ति होता है जो अपने देश की खातिर दूसरे देश से झूठ बोलता है, क्योंकि अपने देश की नीतियों की रक्षा करते हुए कई बार उसे झूठ भी बोलना पड़ता है। तो यहां पर जो लाइज शब्द है, ठीक है, यहां एक शब्द है, स्पेलिंग दोनों की क्या हो गई है? सेम हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ? उनका उच्चारण जो है क्या हो गया है? सेम हो गया है। उच्चारण क्या हो गया है? सेम हो गया है, और इसकी वजह से यहां पर पन जो है वो उत्पन्न हो गया है, अर्थात थोड़ा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया है। ठीक है, यो भी हो सकता है। कई बार क्या होता है? स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, स्पेलिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है, लेकिन उच्चारण क्या होता है? समान होता है। जैसे थोड़ा सा मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं उसको, एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं उसका। I told the peon and the peon told the bell। यदि इस वाक्य को आप सुने तो कुछ इस तरह से आपको प्रतीत होगा, आई टोल्ड द प्यून, इसे पियोन मत पढ़िएगा, ठीक है, इसका सही उच्चारण होता है प्यून। फिर से सुनिएगा, प्यून। आई टोल्ड द प्यून, मैंने प्यून से कहा, एंड द प्यून टोल्ड द बेल, और प्यून ने घंटी से कहा। ऐसा अर्थ यहां पर प्रतीत होता है, लेकिन देखिएगा, गौर कीजिएगा, टोल्ड स्पेलिंग अलग है और यहां पर टोल्ड स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों का उच्चारण क्या है? सेम है। इस वजह से यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्या कर रही है? यहां पर पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे यहां पर लेकर के आ रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं पन यहां पर आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से अब हम पोएम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे थे अबाउट द पोएम की बात कर रहे थे, अब हम अच्छे से बात कर पाएंगे यहां पे। ठीक है, द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर जो है एक छोटी सी लिरिक है। जी हां, मात्र 10 पंक्तियां हैं इसमें,
कितनी पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां हैं। अभी लिरिक क्या होता है? लिरिक शब्द का अर्थ देखिए होता है गीत, अर्थात एक ऐसी कविता जिसे आप संगीत के साथ गा सकें। अ पोएम दैट कैन बी संग टू म्यूजिक इज कॉल्ड अ लिरिक। तो इस लिहाज से ये जो पोएम द नोबल नेचर है एक शॉर्ट लिरिक है। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि 10 ही पंक्तियां हैं, इसलिए कि शॉर्ट लिरिक है। कंपोज्ड, रचित है बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन ने इसको लिखा है। इम्पार्टिंग का अर्थ होता है देखिएगा देना, टू गिव। इम्पार्टिंग का अर्थ क्या होता है? टू गिव, अर्थात देना, जो हमें देती है। ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज, बहुत ही बड़ा अर्थ देती है, बहुत ही महान अर्थ देती है, साथ ही साथ में एक संदेश देती है, मैसेज देती है। किसको? टू ह्यूमैनिटी, अर्थात पूरी की पूरी मानवता को, पूरी मानव जाति को एक संदेश देती है। दैट विल लिव इन डीड्स, डीड्स का देखिए अर्थ होता है कर्म, अर्थात कार्य, नॉट इन ईयर्स। ये पोएम हमें एक संदेश देती है, हमें यानी पूरी मानव जाति को एक संदेश देती है कि दोस्तों आपकी जो उम्र है, आपने 100 साल जिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महान हो गए। 100 साल जीने से आप महान नहीं होते हैं। आपने जो कर्म किया, आपने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, वो आपको क्या बनाती है? महान बनाती है। तो ये पोएम जो है हमें संदेश देती है दैट विल लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम कर्म से जीते हैं, वर्षों से नहीं जीते हैं। तो वर्षों की सीढ़ियां मापने से कोई महान नहीं होता है, कर्मों की सीढ़ियां मापने से और उपलब्धियों की ट्रॉफी हासिल करने से कोई महान होता है। द पोइट कंट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स बाय ड्रॉइंग 2 सिंबल्स फ्रॉम नेचर, एन ऑक एंड अ लिली। देखिएगा द पोइट कंट्रास्ट, यहां पर कवि क्या करता है? विरोधाभास उत्पन्न करता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास उत्पन्न करना। किसके बीच में? पहले तो कवि क्या करता है? प्रकृति से 2 प्रतीक लेता है, 2 प्रतीकात्मक वस्तुएं लेता है। पहली तो है एन ओक, ओक का पेड़, एंड ए लिली, और दूसरी है लिली का फ्लावर। देखिए ओक पेड़ की विशेषता क्या होती है? काफी विशालकाय होता है, काफी वर्षों तक रहता है, लगभग 300-400 वर्षों तक ये जीता है। ठीक है, ये इस पर ना तो कोई फूल लगते हैं ना कोई फल लगता है। ठीक है, अंत में इसका हश्र क्या होता है? सूख जाता है और गिर जाता है, इसकी छाल उतर जाती है। ठीक है, इसकी छाल उतरने के बाद बिल्कुल सूख जाता है, विदर्ड एंड सियर, इस प्रकार से हो जाता है। दैट मीन्स इतना लंबा जीवन जीने के बावजूद भी इसका जीवन कैसा रहता है? बिल्कुल मीनिंगलेस रहता है एंड अनइम्प्रेसिव, अप्रभावी रहता है, अर्थविहीन और अप्रभावी रहता है। लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन तो है, लंबा जीवन है लेकिन मीनिंगलेस और अप्रभावी है। दूसरी तरफ लिली का जो जीवन है एक ही दिन का होता है। लिली का फ्लावर सुबह उगता है, रात तक वो चला जाता है, एक दिन की इसकी जीवन यात्रा होती है। ठीक है, एक शॉर्ट लाइफ, छोटा सा जीवन होता है, फुल ऑफ हीरोइक, बहादुरी भरा होता है, एंड वर्चुअस डीड्स, वर्चुअस यानी सद्गुणों भरा, डीड्स यानी कर्म, और इसका जो जीवन है छोटा लेकिन बहादुरी भरा और सद्गुणों भरे वाले कर्मों का जीवन इसका होता है। तो इन दोनों के बीच में पोइट जो है क्या करता है? तुलना करता है और हमें बताता है कि आप ओक के पेड़ की तरह से काफी सालों तक यदि जिंदा रहते हैं और सोचते हैं कि आप महान हो गए हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं। आपका जीवन भले ही छोटा हो, भगत सिंह की तरह से आप छोटी सी जवानी में आप चाहे चले गए हों, लेकिन आपने देश के लिए कुर्बानी दी है। सुभाष चंद्र बोस की तरह से आपने छोटा सा जीवन जिया हो, देश की तरह से कुर्बानी दी है। उधम सिंह की तरह से आपने जीवन जिया हो छोटा सा, लेकिन देश के लिए आपने काम किया है, उपलब्धियां हासिल करी हैं। छोटा सा जीवन आपने जिया है लेकिन उपलब्धि बना रहा है, आप दूसरे लोगों के काम आए हैं, अपने मुल्क के काम आए हैं, तो ऐसा जीवन जो है वो महान है। ऐसा व्यक्ति जो है महान है, बजाय उसके जो कि सैकड़ों साल जीता है उसके। यहां पर इस प्रकार का संदेश इस पोएम के द्वारा दिया जा रहा है। आगे देखिए, जॉनसन वाइडली का मतलब होता है चारों तरफ, डेसिमिनेट्स का अर्थ होता है प्रसार करना। जॉनसन चारों तरफ प्रसार करते हैं इस बात का, दैट द वर्थ यानी योग्यता ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड, कि मानव जीवन की योग्यता मापी जाती है नॉट इन ईयर्स, सालों से नहीं, उम्र की जो सीढ़ियां उसने चढ़ी हैं उससे नहीं, बट ऑन द बेसिस
ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स, बल्कि इस आधार पर मानव जीवन की योग्यता मापी जाती है कि फला फला व्यक्ति ने क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं, उसने कौन से अच्छे कार्य किए हैं। दैट लीव एंड छोड़ना, इम्प्रिंट्स, देखिए इम्प्रिंट्स का अर्थ होता है छाप, ऑन द वास्ट यानी विशाल, इटर्निटी ऑफ टाइम अर्थात आगे आने वाले विशाल काय समय में, अर्थात आगे आने वाले समय में आपको कितना याद रखा जाता आपने आपके कर्मों की वजह से, आपकी उपलब्धियों की वजह से, वही जो जीवन है वही योग्य जीवन होता है। तो यहां पर कवि कहना क्या चाहता है, इस संदेश को फैलाना चाहता है कि मानव जीवन जो है उसका मापन यदि आप करें तो आप उसकी उम्र के आधार पर ना करें, ठीक है, बल्कि उपलब्धियां तथा अच्छे कर्मों के आधार पर करें। तो ये संदेश जो है इस पोएम के द्वारा हमें मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं, छोटी सी पोएम है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अफोरिस्टिक स्टाइल का इसने प्रयोग किया है। कौन से स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ? अफोरिस्टिक स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं शब्द काम में ले लेता हूँ। अफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब देखिए ये हो जाता है कि जहां पर शब्द तो कम है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक छोटा सा डिब्बा आपने लिया है और उस डिब्बे के अंदर आपने ठूस ठूस करके आपने क्या कर दिया है, रुई भर दी है, बहुत सारी, इतनी सारी रुई आपने भर दी है। ये पोएम ठीक उसी प्रकार से है। पंक्तियां मात्र 10 हैं, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां मात्र 10 हैं। छोटे से डिब्बे के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। मात्र 10 पंक्तियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसका मतलब हम कौन से स्टाइल का प्रयोग कर रहे हैं? अफोरिस्टिक स्टाइल का प्रयोग कर रहे हैं। द पोएम इज फुल ऑफ अफोरिज्म। ध्यान दीजिएगा, द पोएम इज फुल ऑफ अफोरिज्म। तो चलिए पोएम की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे द नोबल नेचर, पोएम का टाइटल आपके सामने है। सबसे पहले क्या बात कही गई है? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। जी हां, कि जीवन का महान होना जो है, ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वो पेड़ की तरह से बड़े होना नहीं है। इस तरह से देखिए, यहां पर अपने तस्वीर ली है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि वैसे एक मानव शरीर है जो पेड़ की तरह से बढ़ रहा है। मानव शरीर है ग्रोइंग, बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह से। क्या पेड़ की तरह से बड़े हो जाएं? ये लीजिए, दुनिया के सबसे लंबे इंसान आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे लंबे इंसान होने से आप दुनिया के महान व्यक्ति नहीं बन जाते हैं। इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि महानता जो है वो किसी पेड़ की तरह से बढ़ने में नहीं है। इन बल्क, बल्क का अर्थ होता है विशालता, विशाल का साइज जो है, आकार जो है, क्योंकि कवि जो है यहां पर क्या करता है, ओक तथा लिली जो दो इसने सिंबल प्रकृति से लिए हैं, इनके बीच में क्या करेगा, कुछ आधार पर तुलना करेगा। आकार, जीवन की अवधि, मूल्य तथा उपलब्धियां। देखिएगा, आकार, जीवन की अवधि, मूल्य तथा उपलब्धियां, इनके आधार पर, इन 4 आधारों के पर पोइट जो है क्या करता है, ओक तथा लिली, इनके बीच में कंट्रास्ट करता है। और ठीक उसी प्रकार से फिर हमें समझाने की कोशिश करता है कि एक बड़ा जीवन और एक छोटा जीवन, दोनों में अंतर क्या है। इन 4 आधारों के ऊपर बताने की कोशिश करता है। तो पहला आधार इसने यहां पे लिया है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ। पुरानी इंग्लिश में डथ जो है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है डज। क्या होता है दोस्तों? डज। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। बेटर यानी बेहतर, कि किसी पेड़ की तरह से लंबे चौड़े विशालकाय हो जाना, बड़ा हो जाना, यह किसी मनुष्य जीवन को बेहतर नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है। अर्थात आप आकार में, किसमें, साइज में, आकार में आप पेड़ की तरह से बड़े हो गए हैं, ठीक है, वो आपको महान नहीं बनाता है। सो इन प्रथम 2 पंक्तियों में, इन द वेरी फर्स्ट 2 लाइन्स, द पोइट वांट्स टू से दैट इफ यू ग्रो like a tree in size,
दैट डजंट मेक यू ग्रेट। तो महानता का ये पैमाना नहीं है कि आप आकार में क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो पहली दो पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैंने स्लाइड्स में यहाँ पर एक तस्वीर इधर दी है, दूसरा इधर दिया है कि देखिए एक बहुत लंबा व्यक्ति, ये विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति की मैंने तस्वीर यहाँ पर दी है। तो सबसे लंबा होना जो है महानता का प्रतीक नहीं है। उसी तरह से जैसे आप पेड़ की तरह से क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, विशालकाय हो गए हैं, तो ये आपको महान नहीं बनाता है। लाइक अ ट्री, जब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करते समय लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो समझ लीजिएगा लिटरेचर के हिसाब से हम वहां पर सिमिली नामक फिगर ऑफ स्पीच को काम में ले रहे हैं। सिमिली का अर्थ क्या होता है, दो असमान वस्तुओं के बीच में समानता स्थापित करना। टू स्टैब्लिश सिमिलैरिटी बिटवीन टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड सिमिली। ठीक है, तो यहां पर मानव जीवन की तुलना जो है पेड़ की विशालता से करी गई है, और इसके दरमियान यहां पर सिमिली का प्रयोग भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए। और या फिर और शब्द का प्रयोग क्या होता है, कब करते हैं, अथवा, अर्थात जो पहले एग्जाम्पल दिया है, चलिए वो आपकी समझ में है, अच्छी बात नहीं है, तो अब और अथवा ये दूसरा एग्जाम्पल, इससे समझिए। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक क्या है, ए लार्ज ट्री विथ टफ हार्ड वुड, बिल्कुल कठोर टफ हार्ड वुड का एक पेड़ होता है। वैसे ये एक यूरोपियन ट्री है, अ लार्ज यूरोपियन ट्री दैट लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लगभग 300-400 सालों तक जीवित रहने वाला पेड़ है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीर में, मैंने ओक का जो पेड़ है उसको लिया है, इसकी ब्रांचेज जो है वो जमीन तक को छू रही हैं। ठीक है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, माफ कीजिएगा दोस्तों, आज गला जो है थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी भरपूर आपके साथ कोशिश रहेगी कि आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके चलता रहूं। थोड़ा मैं धीमे बोलने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि आवाज़ की खराश जो है आपको कहीं तकलीफ ना दे। ठीक है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर आप बिल्कुल एक ओक के पेड़ की तरह से लंबे समय तक खड़े रहते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं। 300 ईयर अर्थात सैकड़ों साल, 300 ईयर एक्चुअली इस पेड़ की एक स्टैंडर्ड लाइफ स्पैन होता है, इसलिए यहाँ पर 300 ईयर दिया गया है। ठीक है, बाकी की मनुष्य जीवन जो है लगभग 100 वर्ष बताते हैं। आजकल 100 वर्ष कोई जीता नहीं है, लेकिन पहले 100 या 100 से ज़्यादा वर्ष लोग जिया करते थे। अभी ये जो पोइट हैं, ये 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 17वीं सदी में हुई थी। उस वक्त लाइफ स्पैन जो है लोगों की अच्छी होती थी, हेल्थ अच्छी होती थी, ज़्यादा जीते थे। तो इसीलिए कहा है कि आप एक ओक के पेड़ की तरह से काफी लंबे वर्षों तक यदि जीवित रहें, सैकड़ों साल तक अर्थात 100+ ईयर्स तक यदि आप जीवित रहें, ठीक है, तो आप महान नहीं बन जाते हैं। ठीक, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, क्योंकि वो ओक का पेड़ जो है एट लास्ट अंत में क्या होता है, टू फॉल गिर जाता है। लोग शब्द का आप अर्थ समझ गए होंगे, पेडी जिसको अपन कहते हैं, लट्ठा जिसको आप कह सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है। ठीक है, अंत में पेड़ गिर जाता है, लोग उसको काट देते हैं। ठीक है, एट लास्ट ड्राई सूख जाता है, देखिए सूखा हुआ पड़ा है। बाल्ड, इसकी छाल उतर जाती है। बाल्ड का वैसे अर्थ व्यक्ति के संदर्भ में लिया जाए तो इसका अर्थ होता है गंजा, यहाँ पेड़ के संदर्भ में लिया जा रहा है तो इसका अर्थ होता है छाल का उतरना, इसकी छाल उतर जाती है। एंड सियर शब्द जो है इसका अर्थ होता है ड्राइड एंड विदर्ड अर्थात सूखा हुआ। तो अंत में इस ओक के पेड़ का हश्र क्या होता है कि 300 साल तक जीवित रहता है, 300 साल जीवित रहने के पश्चात में बिल्कुल गिर जाता है, छाल उतर जाती है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, और इस तरह से इसका हाल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात जरूर देखेंगे कि इतने लंबे जीवन काल में ये पेड़ जो है यूजलेस रहता है। क्या रहता है? यूजलेस रहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट। ना तो ये फूल देता है, ना ही ये फल देता है, ना ही इसका अन्य और कोई उपयोग होता है। सिर्फ 300 साल तक ये खड़ा रहता है और बाद में गिर जाता है, इसकी छाल उतर जाती है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, एक लट्ठे के रूप में पड़ा रहता है।
अकॉर्डिंग टू द पोइट। हाँ, आपके मन में दूसरे विचार भी आ रहे होंगे, सर इतना बड़ा पेड़ है, छाया देता होगा। भैया ये पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे हैं, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो पोइट कह रहा है हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्या कहना चाहता है कि ठीक इसी तरह से मानव जीवन, ठीक है, सैकड़ों साल आप जिए, 100 साल, 105 साल, 110 साल आप जिए, और अंत में फिर आपकी मृत्यु हो गई, आपका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, ठीक है, सुपुर्दे खाक हो गया, या फिर आपको जला दिया गया। क्या फायदा रहा ऐसे जीवन का, ऐसे लंबे जीवन का क्या फायदा रहा? ठीक है, जो कि अनइवेंटफुल था, जिसमें कोई अचीवमेंट्स नहीं थे, अनइम्प्रेसिव था, तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो आप महान नहीं कहलाएंगे कि केवल सिर्फ इसलिए कि आप बहुत लंबा जिए, इसलिए नहीं, आप महान नहीं कहलाएंगे। लेकिन यदि आपने छोटा जीवन जिया है और छोटे से जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, अच्छे कर्म किए, दूसरे लोगों का आप काम आए हैं, तो फिर आपका जीवन क्या है? महान है। यहां पर ये बात कहना चाहता है। तो ये पहला सिंबल था जो प्रकृति से लिया बेन जॉनसन ने। पहला सिंबल क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पोइट जो है प्रकृति से कितने सिंबल लेता है, कौन से लेता है, और उन दोनों को किस प्रकार से कंट्रास्ट करवाता है, उन दोनों के जरिए किस प्रकार के मीनिंग देता है। इसी के इर्द गिर्द पूरी पोएम की थीम जो है चलती रहती है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला सिंबल था। अब आगे बढ़ते हैं। अ लिली, लिली जिसको अपन कुमुदनी क्या कहेंगे हिंदी में? कुमुदनी कहते हैं। अ लिली ऑफ ए डे, ऑफ ए डे शब्द पे गौर फरमाइएगा। ऑफ ए डे का मतलब होता है जिसका जीवन काल सिर्फ एक दिन का होता है। लिली का फ्लावर जो होता है एक दिन रहता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि सुबह खिला और शाम को मुरझा गया, टूट गया, ठीक है, गिर गया। एक दिन का इसका जीवन काल होता है। इस फेयरर, देखिए फेयरर, फेयर शब्द आप जरूर जानते होंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो यहां पर फेयरर कंपैरेटिव फॉर्म है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। अ लिली ऑफ ए डे, जबकि दूसरी तरफ लिली जिसका जीवन काल सिर्फ एक ही दिन का होता है, वह ज्यादा सुंदर होता है। फार एंड बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इन में देखिएगा, मई शब्द जो है, मई का जो महीना है, एक्चुअली में इंग्लिश पीपल के लिए स्प्रिंग अर्थात बसंत का महीना है। किसका महीना है? बसंत का महीना है। तो कहता है कि मई अर्थात बसंत के महीने में, हम यहाँ अपने हिंदुस्तान में जो बसंत का महीना आता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश वेदर की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी मौसम की बात कर रहे हैं। अंग्रेज लोगों की जो मौसम में मई के महीने में जो बसंत आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट, कि मई के महीने में जब बसंत आता है तो यहाँ पर सिर्फ एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फ्लावर जो है वह कहीं ज़्यादा सुंदर होता है। किसकी तुलना में? क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म को काम में लिया गया है, और कंपैरेटिव फॉर्म को काम में कब लेते हैं? जब तुलना करनी होती है। तो तुलना किसके साथ करी जा रही है? ओक का जो पेड़ है उसके साथ यहाँ पर तुलना करी जा रही है कि ओक के पेड़ की तुलना में जो लिली का फ्लावर है, जब मई के महीने में खिलता है, सिर्फ एक दिन का जीवन लेकर का आता है। एक दिवस का इसका कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है, और उसमें भी यह ज्यादा खूबसूरत नजर आता है ओक के पेड़ की तुलना में। ऑल्दो, बट, दो, इस प्रकार जो कंजंक्शंस हैं, इनका प्रयोग हम विरोधी बातों को प्रस्तुत करने के लिए, तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। तो विरोधाभास यहां पर बताया जाएगा। ऑल्दो इट कौन? लिली, फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये जो लिली का जो फ्लावर है उसी रात्रि को गिर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन अवधि केवल एक दिन की रहती है, लेकिन फिर भी यह ज्यादा सुंदर है। किसकी तुलना में? ओक के पेड़ की तुलना में। तो देखा जाए तो यदि आकार की बात करें तो ओक के पेड़ की तुलना में छोटा है। यदि हम जीवन काल की बात करें तो भी ओक के पेड़ की तुलना में काफी छोटा जीवन काल है। मूल्य की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, लिली का फ्लावर जो है आंखों को बहुत ही खूबसूरती देता है। इट कास्ट अ स्पेल ऑन इट्स बिहोल्डर्स। बिहोल्डर्स शब्द का अर्थ भी आप नोट कर लीजिएगा। बिहोल्डर का अर्थ होता है लुकर्स, देखने वाले, वॉचर्स, देखने वाले।
जो व्यक्ति देखते हैं उनके ऊपर एक जादू सा कर देता है, ठीक है, सबकी आंखों को प्रसन्नता देता है, अच्छा लगता है सभी को। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो लिली का जो फ्लावर है, जीवन अवधि एक दिन की होती है, लेकिन उस एक दिन में, ठीक है, यह देखने वाले जो लोग हैं उनको प्रसन्न कर देता है, और इस प्रकार से इसका मूल्य जो है बढ़ जाता है, इसकी उपलब्धि जो है बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? ओक के पेड़ की तुलना में। तो दोस्तों आगे देखिएगा, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी का फूल। यहां पर इसकी तुलना जो है किससे करी गई है? इट कौन? लिली। इट कौन? लिली। लिली की तुलना किससे करी गई है? फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी के फूल से। अर्थात इसे क्या बताया गया है? रोशनी का फूल बताया गया है, जो हमें हमारे जीवन में क्या देता है? प्रकाश देता है। देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर ऑफ लाइट, वैसे कुछ होता नहीं है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर ऑफ लाइट जो है उसको यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है। तो इसकी तुलना किससे करी जा रही है? लिली की तुलना किससे करी जा रही है? फ्लावर ऑफ लाइट से करी जा रही है कि सूरज के समान रोशनी देने वाला है। अर्थात हमें हमारे जीवन का ये पथ प्रदर्शन करने वाला है। जिस प्रकार से सूर्य क्या करता है? रोशनी देता है और हमें पथ प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से लिली जो है हमें एक संदेश दे करके पथ प्रदर्शित करता है कि जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन आप उस जीवन में अच्छे कर्म कीजिए तो फिर आप क्या बन सकते हैं? महान बन सकते हैं, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। ठीक है, वैसे अब टेक्निकली बात करें, तकनीकी रूप से बात करें, तो यहां पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है। जब दो असमान के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, लाइक तथा एज का प्रयोग करेंगे तो सिमिली हो जाएगा, और लाइक और एज का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका मेटाफर हो जाएगा। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी। आनुपातिक रूप से देखा जाए तो हम लिली की जो सुंदरता है, स्मॉल प्रोपोर्शंस, कम अनुपात में, वी कौन? वी हम लोग, वी द रीडर्स, जस्ट ब्यूटीज सी, हम इसकी सुंदरता जो है आनुपातिक रूप से बहुत कम देख पाते हैं, क्षणिक निहार पाते हैं, बहुत कम देख पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। मेजर्स का अर्थ है अवधि, और अपने छोटे से जीवन अवधि में भी ये क्या कर लेता है? अपने जीवन काल को परफेक्ट बना लेता है। दोस्तों समझ जाएंगे आप इस बात को यहाँ पे कि लिली का जो जीवन काल है बहुत छोटा सा होता है। हम बहुत ही कम अनुपात में, अर्थात एक दिन के लिए इसकी सुंदरता को निहार पाते हैं, अपनी आंखों को प्रसन्नता हम दे पाते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर भी यह अपने जीवन को क्या कर देता है? सार्थक कर देता है। तो कवि यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश जो है हमें देना चाहता है कि जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें उपलब्धियाँ होनी चाहिए, उसमें अच्छे कर्म होने चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो फिर आप जो हैं एक अच्छे व्यक्ति और महान व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की पोएम जो है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद।